बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव है डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब एक रोज़ा दौरे पर आज लाहौर मौजूद थे, जहां उन्होंने हुकूमती इत्तेहादी काफ़िले से कहा मुलाकात की और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। जबकि पार्टी तर्जुमानों के इजलास से खिताब करते हुए बातचीत करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत में हमेशा ब्लैकमेल होना पड़ता है, पुराने वर्कर्स को इस बार हम टिकटें देंगे। जबकि शहबाज शरीफ साहब ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और DGISI से कौमी सलामती कमेटी के इजलास पर वजाहत का मुतालबा किया है। इस समय दिन भर जो अहम मौजूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी आपको सर, वज़ीर आज़म साहब ने पार्टी तर्जुमानों के इजलास से खिताब में बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार हम अपने पार्टी वर्कर्स को वो ही टिकट्स देंगे, इत्तेहादियों की वजह से हमेशा हुकूमत ब्लैकमेल होता है। क्या समझ रहे हैं कि क्या वज़ीर आज़म साहब के पास अब अवाम का इतना सपोर्ट मौजूद है जिसमें उनको इत्तेहादियों की ज़रूरत ना पड़े या उनको इतने वोट्स हासिल हो कि वो हुकूमत अकेले बना सकें? देखें, 2-4 रोज़ में, 5 रोज़ में, हफ्ते में अगर कुछ मामलात वाज़ेह नहीं होते सुप्रीम कोर्ट से, तो उसके बाद ये 3 महीने के अंदर इलेक्शंस होते मुझे नज़र नहीं आ रहे। ठीक, सही। और उसकी वजह यह है कि मामलात उलझ रहे हैं, मज़ीद उलझाव की तरफ जा रहे हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट में तमाम जो यानी हुकूमत, साबिक़ हुकूमत कहा जाए और साबिक़ अपोजिशन जिसको कहा जाए, उन दोनों तरफ से दलाइल आज भी जारी रहे और कल भी जारी रहेंगे। और ये कल जो पंजाब असेंबली में, यानी अब देखें ना, इसमें एक और मामला बड़ा अजब सा हुआ है। वो ये हुआ है कि इमरान खान साहब ने, यानी परवेज़ इलाही साहब ने, ज़रा हम थोड़ा सा 2-4 दिन पीछे चले जाएं तो सबके जहन में आ जाएगा कि परवेज़ इलाही साहब ने ये कहा कि मैं जो हूँ वो हमायत करूँगा इमरान खान साहब की, यानी मुस्लिम लीग काफ हमायत करेगी इमरान खान साहब की कौमी असम्बली में अदम एतमाद के दौरान। जी सर। लेकिन उसके नतीजे में इमरान खान साहब पंजाब की वजारत आला जो है वो परवेज़ इलाही साहब को दे देंगे। अब हुआ क्या कि ये ज़रा वफाक को छोड़ के ज़रा पंजाब में देखें ना क्या हुआ। हुआ ये कि वहाँ पर ये पता चला कि उस्मान बुज़दार साहब का इस्तीफ़ा तो पहुँच गया है, लेकिन उनका इस्तीफ़ा जो है वो मंजूर नहीं हुआ। ऐसे ही है। तो इमरान खान साहब ने उनका इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया और परवेज़ इलाही साहब को नॉमिनेट कर दिया कि आप हमारे अगले वज़ीर आला होंगे। जी। अच्छा, अब वो सब के सब, वो आपने देखे ना कभी वो जहाज़ परवाज़ आता है कि बहुत सारे जहाज़ हवा में उड़ रहे हैं, लैंडिंग की जगह नहीं मिल रही। तो हुआ ये कि उस्मान बुज़दार साहब इस्तीफ़ा तो दे दिया उन्होंने, लेकिन अगला जो जहाज़ लैंड होना था परवेज़ इलाही साहब का, वो जो है वो सॉरी जो टेक ऑफ होना था वो टेक ऑफ नहीं हुआ। उसका नतीजा ये निकला कि पंजाब के अंदर निगरां वज़ीर आला जो हैं वो उस्मान बुज़दार साहब ही हैं, और परवेज़ इलाही साहब का जो टेक ऑफ हो रहा है वो टेक ऑफ जो कल मुमकिन तौर पे होना था अगर असेंबली का इजलास होता, तो वो चूंकि टेक ऑफ कल अभी तक इतलात के मुताबिक इजलास नहीं हो रहा, या शायद अगर हो तो फिर वो जीत जाएं, वो जीतें या हमजा शहबाज जीतें। लेकिन ये पंजाब जो है वो एक अजब सी सूरत हाल है पंजाब के अंदर कि एक जहाज जो है, लेकिन उस्मान बुज़दार खुश हैं इसमें। उस्मान बुज़दार खुश हैं क्योंकि वो निगरां वज़ीर आला हैं अभी तक, ठीक है ना, क्योंकि अगला वज़ीर आला अगर 16 तारीख तक नहीं आता तो निगरां वज़ीर आला उस्मान बुज़दार हैं। और क्या चाहिए उन्हें? उनका देखें इस्तीफ़ा मंजूर हो जाता, वो नया वज़ीर आला परवेज़ इलाही आ जाते या हमजा शहबाज आ जाते, तो उस्मान बुज़दार तो चले जाते। तो बात तो वही होगी ना, निगरां है जब तक सूरज चांद रहेगा। ठीक है, तो उस्मान बुज़दार अपनी जगह है, इमरान खान साहब निगरां हैं यहाँ पे, वो मतलब मौजूद हैं जब तक अगला निगरां वज़ीर आज़म नहीं आता। तो इमरान खान साहब वज़ीर आज़म है और उस्मान बुज़दार वज़ीर आला हैं। जी। कितनी कितनी हसीन दुनिया है ये। अच्छा, अब आ जाएं आप बाकी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो, अच्छा तो वो जहाज जो है वो अजीब फंसा हुआ है, पंजाब एक गड़बड़ घोटाले का शिकार है। अच्छा, यहां पर क्या सूरत हाल है कि यहां पर अदालत जो है वो जाहिर है कि वो
तफसीलन सुन रही है सबको, लेकिन आज जो थी वो तवक्को थी कि कोई शॉर्ट ऑर्डर आ जाएगा। मुझे नहीं थी बहुत तवक्को, क्योंकि उसकी वजह कि शॉर्ट ऑर्डर तो इतवार के रोज ही एक्सपेक्ट कर रहे थे ना। शॉर्ट ऑर्डर नहीं आया, अदालत ने कहा इतना बड़ा वाकया है तो हम इसको सबको तफसील से सुन के आगे फैसला देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज यौम निजात मना रही है कि इमरान खान साहब चले गए। अब इमरान खान साहब चले गए हैं, ये भी एक सवालिया निशान है, क्योंकि वो तो अपनी जगह मौजूद है ना बतौर वजीर आजम, और जब तक अगला वजीर आजम नहीं आएगा तो वो अपनी जगह रहेंगे। ये बात इंपॉर्टेंट है, जब तक अगला वजीर आजम नहीं आता वो अपनी जगह रहेंगी बतौर वजीर आजम, और वो भी हैं, और आरिफ अलवी साहब भी, और सब जो हैं वो मुंतज़िर हैं कि अदालत क्या फैसला करती है। अब अदालत जो है वो कल भी रिमार्क्स, मतलब उनके रिमार्क्स आएंगे, दलाइल दिए जाएंगे, कल कोई शॉर्ट ऑर्डर आता है नहीं आता, ये गेंद जो है ये हवा में है। और परसों क्या हो, परसों तक अटॉर्नी जनरल साहब के दलाइल होंगे, फिर नहीं होंगे, कब तक क्या होगा, वो क्या। तो वो जो है, ये बात जो मैं हमेशा कहता रहा हूं कि यहां तक तो क्लियर है कि एक हुकूमत दूसरी हुकूमत, इमरान खान और आगे ब्लैक होल, तो ये ब्लैक होल है। आगे क्या है अब इसके ऊपर तमाम माहिरीन कानून, आइन के माहिरीन, सियासतदान, वो सब मुंतज़िर हैं कि अदालत जो है वहां से कोई फैसला आए। लेकिन अदालत का जो फैसला है वो अदालत जो है वो कह रहे हैं कि इतना इंपॉर्टेंट ये मुकदमा है तो इसमें सबको सुने बगैर हमने फैसला नहीं देना। बिल्कुल सर, कोई मुख्तसर कहा है कि एक साइड कह रही है दूसरे पे कि इन पे आर्टिकल 5 लगा, आर्टिकल 5, और दूसरी साइड जो कह रही है कि इन पे आर्टिकल 6 लगा। यानी उन्होंने भी आइन तोड़ दिया और सिविल मार्शल लगा दिया बकौल अपोजिशन के, और हुकूमत के बकौल वो आर्टिकल 6 यानी आर्टिकल 5 के तहत वो स्टेट के लॉयल नहीं है। ठीक है, तो स्टेट के लॉयल ना होने का मतलब तो गद्दार होना ही है ना। तो इनके मुताबिक वो गद्दार हैं, उनके मुताबिक वो गद्दार हैं। अब ये मामला हवा में अटका हुआ है, क्योंकि इसको कोर्ट इसमें से आर्टिकल 5 निकाले, जो हमारी सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट है उनकी तरफ से बाज़ाब्ता तौर पे कोई वजाहत, मतलब बाखबर ज़राए और ज़राए के हवाले से जो चीज़ है, मतलब कोई स्टेटमेंट नहीं आई प्रॉपर। अदालत मुमकिन है कि तलब करे सेक्रेटरी दिफा को, और सेक्रेटरी दिफा को शायद नोटिस भी किया गया था। तो सेक्रेटरी दिफा अगर जाते हैं तो फिर वो उसके बाद वहाँ पे हो सकता है कोई क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स, जिससे पहले हमने देखा है कि वो लिफाफे के अंदर पेश किया जाता है अदालत के अंदर, और वो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन वो अभी तक नज़र नहीं आ रहे। अच्छा, ये भी अब इसमें दो मुमकिन आते हैं, 2-3 मुमकिन आते हैं। एक तो ये कि रिवर्स हो जाए मामला, सारा रिवर्स हो जाए, तहरीक अदम एतमाद पे ही जाके रुक जाए, वहीं पर रुक जाए, रिवर्स हो जाए। लेकिन मुझे रिवर्स होता नजर नहीं आता, मुझे वर्स होता नजर आ रहा है। मतलब रिवर्स होता नजर नहीं आ रहा, वर्स होता नजर आ रहा है। मैं आगे कुछ नहीं कहना चाह रहा। अच्छा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अब इसका जो रिवर्स है, मतलब मिसाल के तौर पे अदालत अगर कहे कि जी आप, अदालत के पास बहुत सारे हैं ना, बहुत सारे ऑप्शंस हैं अदालत के पास। तो मतलब अदालत जो है वो यानी 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, अब वो बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो 197 या 198 या 172 से ज़्यादा थे ना अपोजिशन के, तो वो क्या यहाँ बैठे रहेंगे रोज़, और रोज़ जाते रहेंगे सुप्रीम कोर्ट, और फिर वापस आएंगे, और फिर जाएंगे, और फिर आएंगे, तो वो तो थक रहे हैं, एग्जॉस्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो अदालत, एक शॉर्ट ऑर्डर तो नहीं आया अदालत का अभी तक। तो अगर वो अदालत अचानक कह देगी जी अभी इजलास बुलाएं, तो सारे कहाँ से जब इधर उधर एकदम से पूरे करने होंगे, वरना वो खान साहब की वो जो है वो फिर 6 महीने तक करारदाद पेश नहीं हो सकती। तो ये मामला जो है ना, ये मैंने आपसे कहा कि ये 2-3 दिन के अंदर अगर क्लियर नहीं होता तो फिर ये मामला, फिर इसमें 3 महीने वाला, मुझे ये भी अभी तक क्लियर नहीं हो रहा कि इसमें इमरान खान साहब ने जो नाम दिया ये वजीर आजम के लिए जस्टिस गुलजार साहब का। अच्छा, अब जस्टिस गुलजार साहब का नाम दिया तो उस पर 2 साल की कतगन है, लेकिन सदर चाहें तो वो 2 साल की कतगन खत्म कर सकते हैं, वो भी एक सवाल है। ठीक है, सदर मुमलिकत चाहें तो 2 साल की कतगन खत्म कर सकते हैं, ये सदर के पास अथॉरिटी है। अच्छा, ऑपोजिशन ने कहा कि हम तो मानते ही नहीं है इस फैसले को, यानी कायदे हिज़्ब खिलाफ शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हम तो मानते ही नहीं, क्योंकि ये तो गैर आईनी कदम उठाया है, स्पीकर के पास तो पावर्स ही नहीं है, और वो कैसे हमें गद्दार करार दे सकता है स्पीकर,
और इसीलिए वो कोर्ट में है, ठीक है ना। यानी अब इस तरह समझ लेना कि यानी ये पार्लियामेंट है, तो आधी पार्लियामेंट जो आर्टिकल 6 में है, उनका कहना है ये आइन शिकनी हुई है, और उनका कहना ये है कि ये रियासत से इन्होंने गद्दारी करके, की है। तो ये पूरी की पूरी पार्लियामेंट जो है वो इस वक्त जो है वो आर्टिकल 5 और 6 के दरमियान कहीं फंसी हुई है, पूरी पार्लियामेंट, ठीक है। एक के फेवर में जाता है तो दूसरा आर्टिकल 6 में, इधर की फेवर में जाता है तो उधर आर्टिकल 5 की जद में। तो कहीं से अब अदालत ने इसके ऊपर एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो भी फैसला है वो देना है, और कितने दिन में देना है, क्योंकि अहम फैसला है। अच्छा, एक तो ये तरीका है कि वो अदालत ये कहे कि जी यानी कि पूरा रिवर्स करें, लेकिन मैंने कहा रिवर्स पूरा करें यानी पूरा प्रोसेस रिवर्स हो जाए। तो मुझे वो रिवर्स होता अभी तक नजर इसलिए नहीं आ रहा, मेरा जाती तज्जिया, क्योंकि ये पहले ही दिन हो जाना चाहिए था। यानी पहले ही दिन ये शॉर्ट ऑर्डर करके वापस होता, और अब हो सकता है कल हो जाए, हो सकता मैं मतलब मैं एक अपना तज्जिया दे रहा हूँ सिर्फ कि हो सकता है कल हो जाए, परसों हो जाए, तरसों हो जाए, लेकिन जितनी ताखीर हो रही है इसमें उतना ये उस पॉइंट पे जाता मुश्किल नजर आ रहा है, ठीक है। और उसमें वो 100 जाहिर है कि वो एक 197 उस दिन लोग मौजूद थे जब अयाज सादिक जी अपोजिशन की तरफ से पिछली असेंबली की, और उसमें 197 मौजूद थे, तो 197 दोबारा एकदम से प्रोड्यूस करना फौरी तौर पे जो है वो नामुमकिन सी बात है। एक तो ये बात हो गई। ये भी हो सकता है कि अदालत जो है वो जो मैंने पहली दिन बात कही थी, और मैं दोबारा उसको दोहरा रहा हूं, क्योंकि ये मोहम्मद खान जुनीजो साहब 1984 दिसंबर में ज़ियाउल हक साहब ने अपना रेफरेंडम करवाया था, और वो जो रेफरेंडम था वो ये था, वही रेफरेंडम के अगर आप ज़ियाउल हक साहब के जो इस्लामी कवानीन हैं और अगर आप उनको पसंद करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि उसी तरह से चले आगे, तो वो जो है वो ज़ियाउल हक साहब 5 साल के लिए सदर रहेंगे। तो उस रेफरेंडम में जो सरकारी तौर पे उस वक्त बताया गया, वो ये बताया गया कि मुल्क के 62% लोगों ने शिरकत की, और उसमें से 98% से ज़्यादा अफराद ने ज़ियाउल हक साहब को सदर मुंतखब कर लिया। उसके बाद ये हुआ, अब इसके बारे में मुख्तलिफ बातें हैं, मतलब कि ज़ियाउल हक साहब क्यों गए इलेक्शंस की तरफ, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट ज़्यादा जो इस पूरे अरसे में पिछले 20 नहीं ये मैं मतलब इंटरव्यूज़ उस दौर के लोगों से किए मुख्तलिफ चैनल्स पे 15-20 साल पहले जब व्यूज़ और न्यूज़ में करता था, तो उस ज़माने में बातें हुई और इंटरव्यूज़ हुए, तो सारे तो एक बात आई थी दरमियान में, बल्कि 2-3 शख्सियात ने उस दौर में जो मौजूद थे उन्होंने कहा था कि गालिबन रोनाल्ड रेगन के साथ एक मामला चल रहा था कि आप इलेक्शंस की तरफ जाएं, पाकिस्तान जमहूरियत की तरफ जाए, ऐसी कोई बात चलनी शुरू हो गई थी 84 के अंदर कहीं, ठीक है। एनीवे वो उस वक्त उनका ख्याल था, लेकिन बहरहाल आगे चलते हैं। तो ये हुआ कि अब इलेक्शंस के लिए ज़ियाउल हक साहब ने जाना था, ज़ियाउल हक साहब ने फिर जो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर्स थे उनके साथ एक इजलास किया, और उन्होंने कहा कि जी मुख्तलिफ नाम सामने आए, ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब का नाम भी आया, इलाही बख्श सोमरो साहब का नाम भी आया कि किसको वज़ीर आज़म बनाया जाए, और उस वक्त जो है वो गफूर होती साहब का नाम भी आया, काफ़ी सारे नाम डिस्कस हुए, और लियाकत जतोई साहब का नाम भी डिस्कस हुआ। वो लियाकत जतोई साहब जो पीटीआई में है, ये उस वक्त इनका नाम भी डिस्कस हुआ, ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब का नाम भी डिस्कस हुआ, ये सारे नाम डिस्कस हुए, इलाही बख्श सोमरो साहब बाकी। तो एनीवे लेकिन उस वक्त उसमें ये हुआ फिर कि ये तय पाया कि जी चूंकि पिछले वजीर आजम उनका ताल्लुक सिंध से था, यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो, तो इसलिए अगले वजीर आजम को भी सिंध से होना चाहिए। तो फिर इलाही बख्श सोमरो साहब के ऊपर नाम अटक गया, यानी ज़्यादा जो माशाल्लाह एडमिनिस्ट्रेटर्स जो ज़ियाउल हक साहब के साथी थे उन्होंने कहा कि इलाही बख्श सोमरो साहब को बनाया जाए, लेकिन ज़ियाउल हक साहब जो हैं उन्होंने फिर मशवरा किया पीर साहब पगारा से, और पीर साहब वगैरह की हुर जमात एक पाकिस्तान की बड़े मुहिब वतन ज़बरदस्त किस्म का उनका एक रोल रहा है, आज़ादी की मूवमेंट वो लड़ी है हुर जमात अंग्रेज़ साम्राज्य के ख़िलाफ़। तो पीर साहब वगैरह ने फिर नाम सजेस्ट किया, और वो जो नाम था वो मोहम्मद खान जुनीजो साहब थे। ये मोहम्मद खान जुनीजो साहब जो हैं ये अयूब खान की कैबिनेट में भी रहे, सही, ठीक है। और उसके बाद एक पढ़े लिखे और आप समझें कि ज़मींदार और लंदन से पढ़े हुए और बड़े ज़बरदस्त, इनकी ज़ियाउल हक साहब से मुलाकात हुई मार्च 85, और वो मुलाकात KM आरिफ साहब के बकौल
जनरल KM आरिफ साहब के बकौल वो मुलाकात बहुत अच्छी नहीं गई, क्योंकि होते ही मुलाकात में उन्होंने कहा जी आप मार्शाल्लाह कब उठा रहे हैं। तो ये ज़िया उल हक साहब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये पहली मुलाकात में ऐसे ही होगा। लेकिन ये है कि बहरहाल वो ज़िया उल हक साहब ने कहा कि मार्शाल्लाह जो लगा हुआ है ये आपको सपोर्ट करेगा, आपको हेल्प आउट करेगा, आप फिक्र ना करें। इस तरह की बात हुई, लेकिन दोनों की कोई बनी नहीं आपस में, कोई केमिस्ट्री नहीं बनी। और उनकी कैबिनेट में फिर महबूबुल हक साहब थे, उसमें हामिद नासिर चट्टा थे उनकी कैबिनेट में। जुनीजो साहब के इलेक्शंस हो गए, कैबिनेट जो उनकी आई गैर जमाती इलेक्शंस हुए। और असलम खटक साहब थे, हनीफ तैयब साहब थे कराची से जो एक मारूफ, खाकान अब्बासी साहब थे, और चौधरी शुजात साहब थे। ठीक है, मोहम्मद खान जुनीजो साहब की कैबिनेट में चौधरी शुजात साहब थे, जनरल मजीद मलिक थे, बलख शेख मजारी थे, ये सारी शख्सियात थी। और तो अब उसमें लेकिन हुआ ये कि इन दोनों के दरमियान इख्तलाफात बढ़ते गए, यानी ज़िया उल हक साहब के दौर, जुनीजो साहब के किस्सा मुख्तसर करते हैं, लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड हल्का बता के आगे निकल जाते हैं। और उसमें फिर ये हुआ कि ओजड़ी कैंप हो गया बीच में, ठीक है। एक्सटेंशंस दो सीनियर ऑफिसर्स को देनी थी, वो नहीं दी जुनीजो साहब ने, और जनरल KM आरिफ और जनरल रहीमुद्दीन को और जनरल रहीम को। और उसके बाद जो है वो ओजड़ी कैंप सानिया पेश आ गया, और ओजड़ी कैंप सानिया की इंक्वायरी उन्होंने कॉल कर ली जो मोहम्मद खान जुनीजो साहब, उससे इख्तलाफात और बड़े। फिर उसके बाद ये है कि महबूबुल हक, डॉक्टर महबूबुल हक, डॉक्टर अतिया अनायतुल्लाह और डॉक्टर असदुल्लाह, ये तीन वज़रा थे, इनको उन्होंने कैबिनेट से हटा दिया जो ज़िया उल हक साहब के बड़े करीब थे। और ज़िया उल हक साहब जो हैं वो उनको तीनों शख्सियात अमेरिका से भी आई हुई थी, ये तीनों वज़ीर, और ये ज़िया उल हक साहब को के करीब थे, इनको हटा दिया जुनीजो साहब ने अपनी काबीना से। तो इख्तलाफात बढ़ते गए, बढ़ते 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 फिर एक दिन ऐसा हुआ कि ज़िया उल हक साहब ने 1988 में ये असेंबली तोड़ दी, 29 मई 1988 असेंबली तोड़ दी। जुनीजो साहब उतरे यहाँ पे, तो जुनीजो साहब को इल्म नहीं था, वो बाहर से लैंड किया जहाज़ उनका, उनको पता नहीं था कि ज़िया उल हक साहब ने जनरल फाखर जो थे उनको बुला के, जो उनके MS थे गालिबन, उनको बुला के उन्होंने डॉक्यूमेंट साइन करवाया। और जुनीजो साहब के बारे में बयान होता है कि वो उनको इल्म नहीं था, वो वज़ीर आज़म हाउस गए, वो उनके सेक्रेटरी आए, सेक्रेटरी ने आके कहा कि सर आपका तो मतलब है कि तिया पांचा हो गया यहाँ पे, ज़िया उल हक साहब ने आपको मुतफारिग कर दिए 58(2)B लगा के, और आप जो है वो वज़ीर आज़म नहीं रहे। अच्छा, उसके बाद 8वीं तरमीम थी, 8वीं तरमीम ज़िया उल हक साहब कर चुके थे उस वक्त तक। तो पहली विक्टिम 8वीं तरमीम की वो मोहम्मद खान जुनीजो थे। मोहम्मद खान जुनीजो साहब चले गए अदालत में, और अदालत में वो गए हाजी सैफुल्लाह केस बड़ा मशहूर उस ज़माने में। हाजी सैफुल्लाह केस जो था वो सुप्रीम कोर्ट गए, और सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू हो गई। और ये नहीं आप सोचें ना कि मई में ये असेंबली टूटी, मई के आखिर में, तो कहीं मेरे ख्याल से जून जुलाई में वो चले गए, सुप्रीम कोर्ट में इसकी समाअतें होती रहीं। और अक्टूबर में अक्टूबर 1988 अक्टूबर 88 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया कि असेंबलियां तोड़ना, जनरल ज़िया उल हक का असेंबलियां तोड़ना गैर आइनी इकदाम है, गैर कानूनी गैर आइनी इकदाम है। अक्टूबर 1988 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, लेकिन मुल्क इस वक्त इलेक्शंस की तरफ जा रहा है, तो इलेक्शंस होने दिए जाएं। ठीक। अब लेकिन ये फैसला अदालत ने अक्टूबर में दिया कि जनरल ज़िया उल हक ने गैर आइनी इकदाम उठाए, और ये फैसला अदालत ने इतना ज़बरदस्त और सख्त अल्फाज इसलिए इस्तेमाल किए कि अक्टूबर से पहले और उससे पहले अगस्त में ज़िया उल हक साहब वफात पा चुके थे, उनका प्लेन क्रैश हो चुका था। तो प्लेन क्रैश होने के बाद 3 महीने बाद जाहिर है उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा फैसला आता सुप्रीम कोर्ट का, जनरल ज़िया उल हक मौजूद होते तो ऐसा फैसला आना था। तो फैसला उनके प्लेन क्रैश होने के बाद, यानी लोग कहते हैं ना कि जी अदालत ने ही फैसला कर दिया, तो अहम बात लोग भूल जाते हैं कि बीच में ज़िया उल हक साहब वफात पा चुके थे, दारे फानी से कूच कर चुके थे। तो अदालत का ही फैसला आया कि गैर कानूनी गैर आइनी, ये बड़ा सख्त ज़िया उल हक साहब के खिलाफ, लेकिन अब इलेक्शंस में आप चले जाएं।
तो मुल्क इलेक्शंस की तरफ चला गया और फिर बेनज़ीर भुट्टो साहबा की हुकूमत बनी। और जुनीजो साहब से कई मसाइल पैदा हो गए थे। ज़ियाउल एक मसला ये भी था कि वज़ीर आला पंजाब जो थे, जुनीजो साहब मरकज़ में वज़ीर आज़म थे और जो वज़ीर आला पंजाब थे उनके साथ जुनीजो साहब के इख्तलाफात पैदा हो गए थे। मैं उस डिटेल में फिर कभी जाएंगे। और ज़ियाउल साहब ने बड़ी कोशिश की कि इनकी आपस में सुलह हो जाए किसी तरह, लेकिन जो वज़ीर आला पंजाब थे वो बड़े फ़ाल थे और वो ज़ियाउल साहब को पसंद थे। जो वज़ीर आज़म थे वो ज़रा मोहम्मद खान जुनीजो साहब ज़रा थोड़े से मुख्तलिफ मिजाज के आदमी थे। तो बहरहाल ज़ियाउल साहब जो हैं वो फिर वज़ीर आला पंजाब ने जब ये हो गया, असम्बली वगैरह टूट गई, तो फिर वज़ीर आला पंजाब जो थे वो वज़ीर आला पंजाब कौन थे डॉक्टर साहब? मोहम्मद नवाज शरीफ, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। ठीक है। तो अच्छा, अब उसके बाद ये हुआ, खैर मैं इसे भी कह रहा हूँ कि अदालत ने फैसला दिया कि हम चूंकि आगे जा चुके हैं तो इसलिए हमें आगे इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए। तो मुल्क इलेक्शंस की तरफ बढ़ गया, इलेक्शंस हुए। अदालत ये भी कह सकती है कि जी असेंबलीज डिजॉल्व हो गई, आर्टिकल 5 को वो हटा दें। मैं एक मुमकिनात में से आर्टिकल 5 को हटा दें, क्योंकि आर्टिकल 5 की मौजूदगी में तो आदम मतलब सारा ही मतलब सभी गद्दार है ना, सब तो गद्दार वो जो है वो उस रूलिंग को ख़त्म कर दें और ये कोई ऐसा रास्ता निकालें कि जी आगे मुल्क इलेक्शंस की तरफ चला जाए। लेकिन इसमें जितनी ताखीर हो रही है ना, ये ताखीर जो है ये मसाइल को गंभीर बनाती जा रही है। जितनी इसका फैसला जल्द होना चाहिए, कोई एक शॉर्ट ऑर्डर, कोई ताकि मुल्क हिजान से निकले वजीर आजम कौन है, मतलब लोगों को पता चले कि कौन वजीर आजम है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अदालत ने इमरान खान साहब ने एक नाम सजेस्ट कर दिया, जस्टिस गुलजार का। जस्टिस गुलजार साहब ने आगे से कहा कि मुझे तो अभी तक हुकूमत की तरफ से ऑफिशियली नहीं बताया गया। अब सवाल, अच्छा जो नवाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब ने कहा जो कि कायदे इस पर इख्तलाफ पिछली असम्बली के और पिछली असम्बली के कायदे ईवान, जो कि अब जाहिर है कि अगले वजीर आजम आने तक वो निगरान नहीं कहलाएंगे, वो वजीर आजम ही कहलाएंगे। निगरान तो उसके बाद होगा, यानी निगरान तो वो होगा जिस पे कंसेंसस होगा। तो इमरान खान वजीर आजम ही है, ठीक है, लेकिन उस्मान बुज़दार निगरान वजीर आला है आईनी तौर पे, क्योंकि उनका इस्तीफा मंजूर हो गया। अच्छा एनीवे, अच्छा अब यहां सूरत हाल ये है कि जो 3 रोज हैं, 3 रोज चाहिए जिसमें लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन आपस में मीनिंगफुल कंसल्टेशन करें। अब ये इल्म नहीं है मुझे इस बात का कि अदालत क्या फैसला करती है इस बात का कि क्या वो 3 दिन कल खत्म हो जाएंगे, क्योंकि 2 दिन तो गुजर गए। तो 3 दिन क्या कल खत्म हो जाएंगे? कल के बाद इमरान खान साहब और पिछली असेंबली के कायदे ईवान इमरान खान साहब और कायदे इस इख्तलाफ शहबाज शरीफ साहब को मुशावरत के साथ एक नाम सजेस्ट करना था। अगर वो एक नाम सजेस्ट नहीं करते तो फिर 8 रुकनी कमेटी बैठेगी जिसमें 4 लोग इधर के 4 लोग इधर के, और वो 3 दिन में 2 नाम सजेस्ट करेंगे, 2 नाम इधर से 2 नाम इधर से, यानी 4 नाम आ जाएंगे। अभी तो 2 नाम होने चाहिए ना। एक इमरान खान साहब ने सजेस्ट कर दिया जो जस्टिस गुलजार का, इधर से नाम नहीं आया, इन्होंने कहा हम नहीं मानते। अच्छा, अगर फर्ज करें कि ये दिन काउंट हो रहे हैं, उसमें इलेक्शन के अमल में हम जा चुके हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट का भी शायद एक रिमार्क था कि इलेक्शन की तैयारी हो रही है, ऐसा कोई रिमार्क था या जो भी होता है, तो फिर वो 4 नाम आएंगे, यानी 2 नाम इधर से 2 नाम इधर से, और उनके पास जो है वो 3 दिन होंगे, 3 दिन ये 3 दिन वो। और अगर उन में भी आपस में इत्तेफाक नहीं होता तो इलेक्शन कमीशन के पास चले जाएगा। इलेक्शन कमीशन कौन सा नाम अनाउंस करेगा? उन 4 नामों में से एक। वो 4 नाम जो कि इन 8 रुकनी कमेटी में डिस्कस हुए थे, उन्हीं 4 नामों में से एक नाम इलेक्शन कमीशन अपनी तरफ से कोई नाम नहीं देगा, उन 4 नामों में से एक नाम दे देगा। सिलेक्शन का कोई क्राइटेरिया होगा? नहीं, वो जाहिर है इलेक्शन कमीशन देखेगा ना कि फिर ये मुनासिब जो भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के लिए जो भी मुनासिब शख्सियत, तो वो चला जाएगा इलेक्शन कमीशन के पास। अच्छा, अगर तो ये अमल शुरू हो चुका है तो इसका मतलब, क्योंकि देखिए मैंने आपसे कहा ना कि अगर तो ये अमल शुरू हो गया है तो फिर हम ये इस बात का जवाब ना अपोजिशन के पास है, पिछली अपोजिशन के पास, ना पिछली हुकूमत के पास है, क्योंकि वजीर आजम है हुकूमत। अच्छा, ये भी इस वक्त हुकूमत, एक प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस खाली नहीं रह सकता, तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर एक होता है हमेशा हर वक्त। मुझसे सदर का ऑफिस खाली नहीं होता, कुछ ऑफिस खाली नहीं होते,
ठीक है, मतलब मिसाल के तौर पे अगर सदर बाहर गए तो चेयरमैन सेनेट खुद ब खुद सदर होंगे, उनका ऑफिस खाली नहीं होता। ठीक है, इसी तरह से जो है गवर्नर का ऑफिस खाली नहीं होता। बस वजीर आजम कौन है, कोई निगरान, कोई ना कोई शख्सियत उनकी जगह फौरी तौर पे वजीर है। तो इस वक्त वजीर आजम का ऑफिस खाली रह नहीं सकता। जो अपोजिशन बात कर रही है कि वजीर आजम हाउस में ये क्यों बैठे हैं, वो आईनी तौर पे इसलिए बात मुनासिब नहीं कि कोई ना कोई वजीर आजम हर वक्त हर रियासत में होता है, चाहे वो जो है वो निगरान की शक्ल में हो, बशर्ते कि जमहूरी प्रोसेस चल रहा हो। तो इमरान खान साहब उस वक्त तक वजीर आजम है जब तक निगरान वजीर आजम नहीं आ जाता गालिबन। इसके ऊपर जाहिर है कि जो भी आईनी माहिरीन अगर इस पर मैं कोई गलत बात कह रहा हूं तो उसको तस्दीक कर सकते हैं वो दीगर। तो ये जो है ये वो मोहम्मद खान जुनीजो वाला एक केस जो है वो बार बार कोर्ट के अंदर डिस्कस हो रहा है, लोगों में डिस्कस हो रहा है, लेकिन उसमें जो इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि वो आगे मुल्क इसलिए गया था कि दरमियान में ज़ियाउल हक साहब, अगर ज़ियाउल हक साहब मौजूद होते तो क्या ज़ियाउल हक साहब फॉरेन इलेक्शंस करवाते, और किसका करवाते, कौन था, मतलब कौन होता। पीपल्स पार्टी तो इसलिए आई ना बाद में कि ज़ियाउल हक साहब का प्लेन क्रैश हो गया, तो किसका किससे इलेक्शन होता, तो वो एक सवालिया निशान था। लेकिन बहरहाल उसके बाद फिर मुल्क में जमहूरियत आ गई। अब ये सवाल है सारा कि अगर तो ये मामला 2-3 दिन के अंदर वाजे हो जाता है तो फिर तो ये मामला एक स्मूथ, अदरवाइज इसमें फिर वो कहते हैं बहुत सारे इसके अंदर पेचीदगियां पैदा हो रही हैं हर गुजरते दिन के साथ। मिसाल के तौर पे जैसे पंजाब मैंने आपसे कहा ना कि एक जहाज जो है वो टेक ऑफ कर गया, दूसरा जो है वो अपनी जगह मौजूद है। अच्छा, उस वक्त तक जब तक अगले वजीर आला का इंतखाब नहीं होता बुज़दार साहब बैठे रहेंगे। बुज़दार साहब अपनी जगह निगरान वजीर, जब तक सूरज चांद वो बैठे हैं अपनी जगह, वो चाहे 16 तारीख हो, चाहे वो 20 तारीख हो, चाहे वो 25 तारीख तक इजलास में, जब तक अगला वजीर आला नहीं आएगा तो बुज़दार साहब बैठे हैं आराम से, कोई इशू, नो कोई मसला नहीं किसी किस्म का। हालांकि सबसे पहले इस्तीफा उन्होंने दिया था, छोड़े ना, बस इस्तीफा दिया था ना, तो अगला नहीं आए ना, अगले वो परवेज इलाही साहब आएंगे तो ये जाएंगे ना। बिल्कुल सर, भाई ये जाएंगे तो वो आएंगे, तो ये जाएंगे नहीं तो वो आएंगे कैसे। तो मसला ये कि ये अपनी जगह बैठे हैं। अब इजलास जो है वो हमजा शहबाज साहब उधर और मुकाबला चौधरी परवेज इलाही, ये दोनों शख्सियात इतने करीब रहे एक दूसरे के कि जब नवाज शरीफ साहब यहां से मुल्क से चले गए तो शहबाज शरीफ साहब भी चले गए, तो हमजा शहबाज बहुत करीब रहे चौधरी बरादरान के फैमिली के बहुत करीब रहे। और ये भी अजब सियासत है कि एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आज वो खड़े हैं। लेकिन मैंने आपसे पहले कहा ये सारे मामलात के दरमियान मैं 1 मिनट और लूंगा। इन सारे मामलात के दरमियान रशिया की तरफ से जनाब उनकी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने ये बयान दे दिया कि अब ये देखें ना, ये खेल अब थोड़ा सा रीजनल भी नहीं रहा, ये बाहर की तरफ चला गया। यानी एक तरफ से कहा गया है कि ये अमेरिका, और दूसरी तरफ से रशिया ने, अगर यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ रशिया फेडरेशन के मैं कमेंट्स दिखाऊं जो हमारी 9th न्यूज़ है, तो उसमें ये प्रॉपर उनका प्रेसिडेंट इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान आरिफ अलवी ये किया, ऐसे किया, और उसके बाद जो है ये सेकंड पैराग्राफ, इमीडिएटली आफ्टर, ये उनकी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स रशिया, इमीडिएटली आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ अपकमिंग विजिट ऑफ इमरान खान टू मॉस्को, ये अमेरिकन ने और वेस्टर्न एसोसिएट्स ने ये किया, रूड प्रेशर डाला इमरान खान पे, पाकिस्तानी मीडिया ये सारा उन्होंने इसकी मजम्मत कर दी है, कमेंट्स दिए कि ये जो इनका आगे जा रहा है, द सिचुएशन लीव्स नो डाउट दैट द यूनाइटेड स्टेट्स डिसाइडेड टू पनिश, ठीक है, इसको थोड़ा सा काइंडली जरा स्लाइड के ऊपर कीजिएगा ताकि मैं इसको, पनिश द डिसोबीडियंट इमरान खान। A group of deputies of the same party of the Prime Minister suddenly went over the opposition, and question of vote of no confidence in the head of government was immediately submitted to Parliament, the vote of which was scheduled for April 3rd. तो रशिया की तरफ से फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से ये स्टेटमेंट आ गया, शेमलेस इंटरफेरेंस, यूएस इंटरफेरेंस, देखें, इंटरनल अफेयर्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्टेट फॉर इट्स सेल्फिश पर्पसेस। अच्छा, अब इसको यानी कैसे रीड किया जाएगा आने वाले दिनों में। मैंने आपसे कहा ना कि ये मसला चला गया बाहर, पाकिस्तान में जो कुछ होगा खित्ते और बाहर के वाकयात तय करेंगे आलमी वाकयात के पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है। बिल्कुल सर, आप कई बार ये बात कर चुके हैं। ब्रेक से वापस आते हैं डॉक्टर साहब, हंगामे, मुजाहिरे और
एक और हुकूमत जो है वो अपनी अक्सरियत ख़त्म कर गई है और वो है श्रीलंका। वहाँ पर जो, और वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो बिल्कुल पड़ोस में हो रहा है। सर बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल और सर, ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके बात आगे करेंगे। क्या स्ट्रेटेजी है बफा ने, उसके बाद जी बात जी कर लेते हैं और क्या नाज़रीन, मुमकिन एक हैं। ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, मौजूदा सियासी हालात देखकर आपने एक तो ये बात की कि जो कुछ सियासी हालात में होगा वो खत्ते के हालात डिसाइड करेंगे, लेकिन क्या आप ये इस बात पर भी यकीन रखते हैं कि माजी जो है, जो तारीख है, वो अपने आप को दोहरा रहा है कहीं किसी न नहीं, किसी ये तरह? अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, ये मामला अच्छे बेहतर अंदाज में इंशाअल्लाह, आगे की तरफ इंशाअल्लाह। बढ़े। मैं सिर्फ आपको ज़ियाउल हक साहब की, सॉरी, जुनीजो साहब के हवाले से एक बात और मैं यहाँ पे कहता चलूँ कि उनकी जो कैबिनेट थी उसमें बड़े ज़बरदस्त शख्सियात थी। जैसे हमने बताया, चौधरी शुजात साहब थे, महबूबुल हक साहब थे, ये सारी शख्सियात थी। तो 10 अप्रैल 1988 को सुबह 10:30 बजे जी। एक इंतहाई अफसोसनाक सानिया पेश आया था रावलपिंडी में, और वो ये कि यहाँ पे ओजड़ी कैंप के अंदर धमाका हुआ था और उसके नतीजे में बहुत बड़े पैमाने पे तबाही, फिर आप दूर दूर तक मिसाइल्स और रॉकेट्स और बड़े पैमाने पे आग लगी थी। और उसके नतीजे में जो जुनीजो साहब की कैबिनेट के एक अहम रुकन खाकान अब्बासी साहब का इंतकाल हो गया था, और उनके जो साहबजादे थे जाहिद, उनको सर के ऊपर उनके ज़रब आई थी, और फिर वो अगले 17 साल तक उनके जो साहबजादे वो कोमा में रहने के बाद 2005 में उनका इंतकाल हुआ। 17 साल तक वो कोमा में रहे। और उनके भाई यानी जाहिद जो हैं, उनके भाई शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, जो कि मुस्तकबिल में फिर आगे जाके वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनते हैं। तो खाकान अब्बासी साहब की रहलत इस तरह से हुई, और उनके साहबजादे के साथ ये ट्रेजिडी हुई कि वो एक तवील अरसे तक कोमा में रहे, जाहिद, जो कि शाहिद खान अब्बासी साहब के भाई थे। एनीवे, तो अब आप आ जाते हैं हम दूसरे वाले मौजू पे कि श्रीलंका में, और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत अहम, ये पूरा रीजन इस वक्त एक टर्मोइल में है पूरा, और उसमें ये मैन मेड क्राइसिस जो पाकिस्तान में हो रहा है या जो भी सिलसिला है, इसको हम अफोर्ड नहीं कर सकते, बतौर एक रियासत अफोर्ड ही नहीं कर सकते। श्रीलंका के अंदर जो है वो, श्रीलंका का एक तो वहाँ पे हंगामे हो रहे हैं, वहाँ पे जो है वो उनकी काबीना डिज़ोल्व हो गई। काबीना डिज़ोल्व होने के बाद लोग सड़कों पे हैं, सड़कों पे लोग आने के बाद अब चाइना भी खामोश है, अभी तो IMF भी खामोश है, पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन वो उनका जो माशी बहरान है वो बढ़ता जा रहा है और हिजान के। और ये अगर आप देखें ना, ये इंडियन ओशन को आप देखें पूरा, इसको मैप देखें, तो श्रीलंका आपको दरमियान में 3 बड़े आज़मों के साथ अटैच नजर आता है। उसकी एक साइड पे अफ्रीका, पूरा जो इंडियन ओशन है तो अफ्रीका है, एशिया है, और एशिया। फिर ऑस्ट्रेलिया है। तो जी। 3 कॉन्टिनेंट्स के साथ ये आपको इंडियन ओशन नजर आता है। इंडियन ओशन में बहुत सारे जजायर हैं, लेकिन जो स्ट्रेटेजिकली अगर आप पूछें, यानी ज़ाहिर है इंडियन ओशन में पाकिस्तान की भी बंदरगाह है, ठीक है, इंडिया का भी कोस्ट लगता है, जी। बांग्लादेश का भी लगता है, ईरान का भी लगता है बहुत। लेकिन स्ट्रेटेजिकली अगर आप देखें तो आपको एक दरमियान में श्रीलंका की एक मुख्तलिफ स्ट्रेटेजिक पोजीशन नजर आती है। और दुनिया का यानी जो सी लेन्स हैं, जो मैरीटाइम सिल्क रोड जिसको कह लें आप, या जो भी कहें उसको, तो वो जो है उसमें अगर आप देखें, इस नक्शे में भी आप देखें तो ये श्रीलंका है। और श्रीलंका ये दरमियान में एक तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, जो चाइना की एक पॉलिसी उसके तहत जो है वो हेम्बनटोटा की जो बंदरगाह है वहाँ पे श्रीलंका, और अगर हम देखें ना, ये एक और तस्वीर हम देखें तो उसमें ये आपको बंदरगाहें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट नजर आती है। देखें सबसे ऊपर यानी जो इंडिया के साथ है, इंडिया के साथ ये मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करता है श्रीलंका। तो एक तो सबसे बड़ी जो उनकी बंदरगाह है वो तिरिंकोमाली, ठीक है, ये तिरिंकोमाली जो कि उनके मशरिक में आपको नजर आ रही है, पोर्ट ऑफ तिरिंकोमाली। ये सबसे बड़ी दुनिया की दूसरी बड़ी नेचुरल हार्बर है। अच्छा, इसकी इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये मैं आपको बताऊं। इसकी इंपॉर्टेंस ये है, ये जो तिरिंकोमाली की इंपॉर्टेंस ये है कि ये नेचुरल हार्बर है, तो इसका मतलब ये है कि यहां पर न्यूक्लियर पार्ट सब मेरीन्स अगर एंटर होके वो पनाह लेती हैं तो रेडार से वो बचती हैं। ये इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है। पोर्ट ऑफ कोलंबो जो है वो ज्यादातर वहां से जो ये कंटेनर्स और ये सारा दुनिया भर का सब जितना भी मशरिक से मगरिब आ रहा है ना सामान,
यानी आप समझ, सॉरी, मगरिब से मशरिक, यानी मिडिल ईस्ट से ऑयल टैंकर, ईरान से, सऊदी अरेबिया, यूएई से, चाइना, वो सारे के सारे यहां से गुजर के, इन सी लेन से गुजर के जा रहे हैं। ठीक है। और इसमें जो ये तो ऊपर की साइड हो गई ना, जहां पर इंडिया की तरफ है, नॉर्थ। अगर आप साउथ में चले जाएं तो सबसे साउथ में फिर वो हम्बन तोता की बंदरगाह है, जो हम्बन तोता जिसपे चाइना की 99 ईयर्स के लिए चाइना को लीज किया हुआ है। और उस हम्बन तोता पोर्ट के से आगे फिर अगर आप देखें तो थोड़ा सा दूर आपको मालदीव नजर आते हैं, यानी उस साइड पे, दूसरी साइड पे, साउथ में ही, लेकिन डिफरेंस है। और ये हम्बन तोता के ही साथ तमाम दुनिया की, जो आप समझें कि जो सबसे ज्यादा समुद्री तिजारत अगर हो रही है कहीं, अगर सुइस कैनाल तक जाना है चाइना से और वहां से निकल के आना है, तो यहां पर वो श्रीलंका की जो बंदरगाहें हैं वहां से गुजरते हैं। तो ये इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत है। वैसे ये इंपॉर्टेंस है उसकी कि हमारे बरादर मुल्क है, हमारा पड़ोसी मुल्क है, और वहां पर हुकूमत की अक्सरियत अगर खत्म हो जाती है तो फिर उसके बाद अपोजिशन हुकूमत बनाने नहीं जा रही। कल उन्होंने अपने वजीर खजाना को बरतरफ करके नया वजीर खजाना लगाया, वो भी आज रिजाइन कर गए, वो भी रिजाइन करके। सर चाइना के 44 लोग, मैं इनसे एक जुमला कंप्लीट कर लूं कि 44 लोग हुकूमत के जो साथ थे, उनके एमपीएज या वो सारे के सारे हुकूमत का साथ छोड़ गए। तो हुकूमत हो सकता है अगले 24 घंटे में सस्टेन करे, हो सकता है गिर जाए। और चाइना का अभी तक इस पर कोई नहीं, कोई मुल्क, सारी दुनिया देख रही है। और मैं आपको बताऊं, वहां पर ये सूरत हाल हो गई है कि वहां पर मतलब उनके रुपीस के लिहाज से आप छोड़ दें, महंगाई इस कदर है कि जो 30,000 रुपए एक महीने का था खर्चा, वो 80,000 हो गया। और वो चूंकि लग्जरी आइटम्स हमारे यहाँ कुछ और है ना, कि शैम्पू, टेलीफोन, ये बाहर से मंगाओ, ये सारा। उनके यहाँ जो बाहर से चीजें आती है उसमें दालें, उसमें बेसिक्स, उसमें चीनी, उसमें ये जो जरूरियात की। और वहां पर इतने पावर कट्स हो रहे हैं कि उनके जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने कहा कि आप स्ट्रीट लाइट्स बंद कर दें, क्योंकि दिन में सिर्फ 3 घंटे या 4 घंटे बिजली आ रही है। तो बड़ा क्राइसिस है। इस बात की हम दुआ करते हैं कि श्रीलंका, हमारा बरादर मुल्क, खूबसूरत मुल्क, वो जल्द से जल्द अपने इन बहरानों पे काबू पाए, और जितनी हम उनकी मदद कर सकते हैं हम उनकी मदद करें। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि पहले हम खुद इन बहरानों से निकलें जिनमें हम गिर गए हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नायला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गुरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।